Hello students, today we are going to start Coulomb's law. But first of all, we will discuss what is electric force. तो हमने पहले पढ़ा है कि like charges repel each other, like charges repel each other and unlike charges attract each other. Suppose there are two positive charges plus plus, तो इन दोनों के बीच में क्या हो रहा है? इन दोनों के बीच में क्या होगा? रिपल्सन होगा, क्योंकि दोनों पॉजिटिव है, ठीक है। और नेगेटिव नेगेटिव के बीच में भी क्या होगा? रिपल्सन होगा, ओके, रिपल्सन होगा, क्योंकि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, ठीक है। पॉजिटिव पॉजिटिव के बीच में रिपल्सन होगा, नेगेटिव नेगेटिव के बीच में रिपल्सन होगा, ठीक है। अगेन सपोज कि एक पॉजिटिव चार्ज है और दूसरा नेगेटिव चार्ज है, ठीक है। तो अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, ये दोनों चार्जेज कैसा है? अनलाइक है, तो ये दोनों क्या करेगा? एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। यहां पर क्या होगा? अट्रैक्शन होगा, राइट। तो लाइक चार्जेज रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेज अट्रैक्ट ईच अदर, यही तो थ्योरी है। सपोज कि देयर आर टू चार्ज बॉडी, एक बॉडी है पॉजिटिवली चार्ज है और दूसरा क्या है? नेगेटिवली चार्ज बॉडी है, ठीक है। हम लोग पहले थ्योरी में पढ़ चुके हैं। तो पॉजिटिवली चार्ज बॉडी और नेगेटिवली चार्ज बॉडी के बीच में क्या होगा? अट्रैक्शन होगा या रिपल्सन होगा? तो क्या होना चाहिए? अट्रैक्शन होना चाहिए, क्योंकि दोनों कैसे हैं? दोनों पे चार्जेस कैसे हैं? अनलाइक हैं, दोनों के बीच में होगा अट्रैक्शन, ठीक है। तो इस फोर्स को हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? जो दो चार्ज बॉडी के बीच में लगता है, ठीक है। दो चार्जेस के बीच में लगने वाला फोर्स को ही हम लोग क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक फोर्स कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स क्या होता है? दो इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में लगता है या दो चार्ज बॉडी के बीच में लगता है। इन उसी सिचुएशन को देखते हैं। सपोज कि टू इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है? नेगेटिवली चार्ज पार्टिकल है। टू इलेक्ट्रॉन्स आर प्लेस्ड इन एयर, ठीक है। और इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या था? F था, ठीक है। इसको F एयर लिख देते हैं। बट नाउ इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था उसको R मान लो। अब R डिस्टेंस पे ही दो इलेक्ट्रॉन्स को रखा गया है, ठीक है। बट इस बार एयर में नहीं रखा गया, इस बार वाटर में रखा गया है, वाटर में, ठीक है ना, वाटर में रखा गया है। तो अब बताओ इस केस में जो फोर्स है, सपोज करते हैं F वाटर है, ठीक है ना। तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, कौन सा फोर्स कम होगा? तो याद रखिएगा, वाटर में दो इलेक्ट्रॉन के बीच में लगने वाला फोर्स क्या हो जाएगा? डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। एयर में फोर्स ज्यादा होगा, वाटर में कम होगा। अच्छा, दोनों इलेक्ट्रॉन के बीच में कैसा फोर्स होगा? रिपल्सिव। तो यहां रिपल्सन ज्यादा होगा इन दोनों के बीच में, और यहां रिपल्सन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल के आधार पे हम क्या कंक्लूजन दे सकते हैं कि F वाटर जो है वो क्या हो जाएगा? लेस देन F एयर। हमेशा याद रखिएगा, एयर में फोर्स कभी भी ज्यादा होगा, ठीक है। बिटवीन टू चार्जेज, एयर में यदि दो चार्जेज के बीच में एयर है, वैक्यूम है, तो फोर्स मैक्सिमम मिलेगा। लेकिन यदि किसी मीडियम में हम उन दोनों चार्जेस को रख देते हैं तो क्या होता है? फोर्स डिक्रीज करता है। इसे नोट करें, ओके। तो अब हमारे पास एक टर्म आता है परमिटिविटी। व्हाट इज परमिटिविटी? तो यहां मैंने डेफिनेशन दिया है, इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम व्हिच डिटरमाइंस द इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन टू चार्जेस व्हेन प्लेस्ड इन दैट मीडियम। इट इज रिप्रेजेंटेड बाय, इसे रिप्रेजेंट करते हैं इप्सिलॉन, इप्सिलॉन से, ठीक है। इसे क्या पढ़ते हैं?
इसे पढ़ते हैं इस सिंबल को इप्सिलॉन, राइट। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है मीडियम डिपेंडेंट होता है, ठीक है। इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है मीडियम डिपेंडेंट होता है, किस मीडियम में रखा गया दो चार्जेज को, ठीक है, इस बात पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ मीडियम, या मीडियम की प्रॉपर्टी होती है जो डिटरमाइन करते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स। जब भी हम इलेक्ट्रिक फोर्स फाइंड करेंगे दो चार्जेज के बीच में, तो हमें यह देखना होगा कि यह दोनों चार्जेज जो हैं किस मीडियम में रखे हुए हैं। ओके, एयर में रखे हुए हैं, अल्कोहल में है, वाटर में है, ठीक है, कहां पर रखे हुए हैं इस बात पे डिपेंड करता है कि इलेक्ट्रिक फोर्स। ओके, तो इसे रिप्रेजेंट करते हैं कैसे, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय इप्सिलॉन, राइट। अब देखो एक नोट्स में बता रहा हूं, बहुत इंपॉर्टेंट है। एयर के लिए क्या लिखते हैं, फॉर एयर इप्सिलॉन को लिखा जाता है, रिप्रेजेंट करते हैं इप्सिलॉन नॉट से, इप्सिलॉन 0 से इंडिकेट करते हैं, और इसकी वैल्यू जो होती है वह कितनी होती है, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, बात आ गई समझ में। जब भी इलेक्ट्रिक फोर्स हम लोग फाइंड करते हैं तो हमें यह देखना है कि किस मीडियम में यह दोनों इलेक्ट्रिक चार्जेज रखे हुए हैं। ओके, आप इसे नोट करें। तो अब देखते हैं कि परमिटिविटी और इलेक्ट्रिक फोर्स में क्या रिलेशन हो सकता है, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है, राइट, इलेक्ट्रिक फोर्स और परमिटिविटी में कैसा रिलेशन होना चाहिए, तो यह क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, राइट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। परमिटिविटी जितना ज्यादा होगा इलेक्ट्रिक फोर्स उतना ही कम होगा। परमिटिविटी देखो ना, यह वर्ड कहां से आया, परमिशन, ठीक है, परमिशन से आया परमिटिविटी। तो परमिटिविटी जितनी ज्यादा होगी इलेक्ट्रिक फोर्स उतनी ही कम होगी, ठीक है। तो उसे नोट्स 1 मान लो। नोट्स 1 में हमने क्या देखा था जी, इप्सिलॉन इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट फॉर एयर, और इसकी वैल्यू क्या आई थी, 8.854 इंटू 10⁻⁻12 कूलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। इसे याद रखना चाहिए। सेकेंड पॉइंट नोट्स में क्या आ रहा है, नोट्स का सेकेंड पॉइंट कि इलेक्ट्रिक फोर्स जो होता है परमिटिव डिपेंडेंट है, परमिटिविटी पर डिपेंड करता है, ठीक है, मीडियम के नेचर पे डिपेंड करता है। ओके, परमिटिविटी पर डिपेंड करता है। तो अब एक चीज बताओ, एयर में कभी भी क्या होगा, फोर्स ज्यादा होगा, मैक्सिमम होगा। इसका मतलब एयर की परमिटिविटी जो है वो हम क्या ले सकते हैं, थर्ड में, ठीक है, यानी एप्सिलॉन नॉट जो है वो क्या है, मिनिमम वैल्यू ऑफ परमिटिविटी है, ठीक है, मिनिमम वैल्यू ऑफ परमिटिविटी, उसका वैल्यू क्या लेना है, एप्सिलॉन नॉट लेना है, ठीक है। एयर में एयर की परमिटिविटी क्या होती है, सबसे कम होती है, इसलिए एयर में दो इलेक्ट्रिक चार्ज यदि रखे हुए हैं तो उनके बीच का फोर्स क्या होगा, मैक्सिमम होगा। बात आ रहा है समझ में, एयर में फोर्स कभी भी मैक्सिमम होगा, मीडियम में फोर्स कभी भी डिक्रीज करेगा, क्योंकि परमिटिविटी किसी मीडियम का क्या होता है, एयर से ज्यादा होता है, राइट। मुझे तो अब हम पढ़ने जा रहे हैं कूलम्स लॉ। ओके, स्टेट कूलम्स लॉ। कूलम्स लॉ का यहां पर स्टेटमेंट दिया हुआ है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन, ठीक है, क्योंकि इलेक्ट्रिक चार्जेस के बीच में अट्रैक्शन भी हो सकता है, रिपल्सन भी हो सकता है। वी नो कि लाइक चार्जेस रिपेल ईच अदर, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट ईच अदर। तो दैट्स व्हाई लॉ सबसे पहले क्या कहता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस, ओके, is directly proportional to the product of the magnitudes of the two charges and is inversely proportional to the square of the distance between them। ठीक है, ये न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जैसा ही सिमिलर है, ओके, बट वो मास के लिए था और यह दो चार्जेज के लिए है।
दिस फोर्स एक्ट्स along द लाइन ज्वाइनिंग द टू चार्जेज। ओके, मैं इसे एक्सप्लेन कर रहा हूं मैथमेटिकली। तो पहले वी कंसीडर टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय r डिस्टेंस अपार्ट इन एयर। देखो सबसे पहले हमने मान लिया कि ये दोनों चार्जेस कहां रखा हुआ है, Q1 और Q2 दो पॉइंट चार्जेज है और दोनों कैसा रेस्ट में है, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज है और दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, r है। ठीक है, तो अकॉर्डिंग टू न्यूटन, सॉरी यहां तो कुलम्स लॉ होगा, अकॉर्डिंग टू कुलम्स लॉ। ठीक है, तो कुलम्स लॉ के अनुसार क्या होना चाहिए, ठीक है, तो याद करो पहले न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन में क्या होता था, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/r²। ठीक है, F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 और F प्रोपोर्शनल टू 1/r², ऐसा था। तो ठीक वैसे ही इसी के सिमिलर हम लोग लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फोर्स यदि सपोज करते हैं दोनों के बीच में लगने वाला इलेक्ट्रिक फोर्स F है, ठीक है, तो F क्या होगा, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 टाइम्स Q2। ठीक है, एंड F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जैसा ही सिमिलर लग रहा है हमें। ठीक है ना, देखो इन दोनों के बीच में यदि लगने वाला फोर्स F है तो फर्स्ट पार्ट क्या कहता है थ्योरी का, यह फर्स्ट पार्ट कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट, प्रोडक्ट किसका, ऑफ द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द टू चार्जेज। ठीक है, इन दोनों चार्जेज का प्रोडक्ट लेना है, मैग्नीट्यूड का प्रोडक्ट लेना है, मैग्नीट्यूड का मतलब प्लस माइनस साइन नहीं लेना है यहां पर। ठीक है, तो Q1 टाइम्स Q2 के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, बहुत आसान है, इतना बोलने का भी जरूरत नहीं था, आप समझ सकते हैं। ऑन कंबाइनिंग फर्स्ट एंड सेकेंड क्या होगा, तो ये दोनों कंबाइन होकर क्या हो जाएंगे, F प्रोपोर्शनल टू Q1 टाइम्स Q2 ओवर r², Q1 टाइम्स Q2 ओवर r², और ये हटेगा तो एक कांस्टेंट आएगा जी, और उस कांस्टेंट को K लिख सकते हैं। ठीक है ना, Q1 टाइम्स Q2 ओवर r²। ठीक है, और इस K को लिखा जाता है, ठीक है, जिसका डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं, 1/4πε0 Q1 टाइम्स Q2 ओवर r², है ना। इसी को मैं अभी एक्सप्लेन करूंगा, पहले आप इसे नोट करो। तो हमारे पास फाइनल फॉर्मूला क्या आया, बॉक्स में जो हमने लिखा था 1/4πε0 Q1 टाइम्स Q2 ओवर r²। ठीक है, ओके यही था। तो वियर इप्सिलॉन नॉट को क्या लिखेंगे, इप्सिलॉन नॉट क्या बता रहा है कि दोनों पॉइंट चार्जेस कहां रखे हुए हैं, एयर में रखे हुए हैं, तो इसे कहेंगे परमिटिविटी ऑफ एयर या वैक्यूम फ्री स्पेस। एयर और वैक्यूम का परमिटिविटी जो होता है बहुत कम का डिफरेंस होता है दोनों में, इसलिए दोनों को इक्वल लेते हैं, फ्री स्पेस, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, और ये होता है 8.854 इंटू 10⁻12, और कितना आ गया, कूलम्ब स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ओके, इसे नोट करें। ओके, तो अब कूलम्ब्स लॉ का यह जो फॉर्मूला आया है इसको डिस्कस करते हैं। यहां पर क्या फिजिकल सिग्निफिकेंस है, 4π क्यों आ रहा है, ठीक है, r² का मीनिंग क्या है, r³ भी तो हो सकता था, सिंपली r भी रखा जा सकता था, और Q1 इंटू Q2 ऐसा क्यों लिखते हैं। तो देखो बच्चों, एक्चुअली कूलम्ब्स लॉ जो है थ्योरेटिकल नहीं है, ओके,
यह प्रैक्टिकली फाइंड किया हुआ है, ठीक है। कुलम्स लॉ जो है टोटली क्या है, एक्सपेरिमेंट्स क्या का जो कंक्लूजन है उसका स्टेटमेंट्स है, राइट। तो आइए देखते हैं, सपोज डिस्कशंस करते हैं। सपोज कि देयर आर टू चार्जेज Q1 एंड Q2 और दोनों का ऐसा पॉइंट चार्जेज है, ठीक है, पॉइंट चार्जेज है और दोनों के बीच में डिस्टेंस है r। सपोज करते हैं r को फिक्स्ड रखते हैं, दोनों के बीच का डिस्टेंस को फिक्स रखते हैं, ठीक है। अच्छा, और दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स जो है क्या है, वह सपोज करते हैं F है, ठीक है। तो इट वॉज फाउंड दैट कि F जो होता है इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, ठीक है। यानी क्या है, Q1 इंक्रीज करेंगे फोर्स इंक्रीज होगा, Q1 को डिक्रीज करेंगे फोर्स डिक्रीज होगा, ठीक है। Q1 का मैग्नीट्यूड को इंक्रीज करेंगे फोर्स इंक्रीज होगा, Q1 को डिक्रीज करेंगे फोर्स डिक्रीज होगा। इसलिए कहा गया, यह पाया गया, इट वॉज फाउंड कि F जो होगा इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स Q1 पर डिपेंड करता है। Q2 के साथ भी वही बात है ना। Q2 इंक्रीजिंग फोर्स इंक्रीजिंग, Q2 डिक्रीजिंग फोर्स डिक्रीजिंग। तो फोर्स जो है किसी इन दोनों चार्ज पे सेपरेटली डिपेंड करता है। Q1 को चेंज करेंगे या Q2 को चेंज करेंगे तो फोर्स क्या होगा, चेंज होगा। किसी एक भी चार्ज के चेंज होने से, किसी एक भी चार्ज के मैग्नीट्यूड चेंज होने से क्या होगा, फोर्स चेंज होगा, राइट। तो फोर्स डिपेंड करता है Q1 पर, फोर्स डिपेंड करता है Q2 पर, दोनों पर डिपेंड करता है। तो इन दोनों को कंबाइन करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, ऑन कंबाइनिंग क्या हो सकता है, F जो है डिपेंड करता है Q1 टाइम्स Q2, ऐसा लिख सकते हैं हम लोग, ठीक है। बट मिस्टर कुलम ने क्या देखा, ठीक है, कुलम्स लॉ में यदि हम ऐसे लिखते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फर्स्ट चार्ज, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सेकेंड चार्ज। बहुत ज्यादा लंबा स्टेटमेंट हो जाता है, उसे शॉर्ट में लिख दिया गया Q1 टाइम्स Q2, ठीक है। ऐसे भी हम लोगों को फिजिक्स में एक रूल फॉलो करना है कि इफ y डिपेंड करता है A पर, y डिपेंड करता है B पर, ठीक है, तो इसको कंबाइन करके हम कैसा लिख सकते हैं, y प्रोपोर्शनल टू A इंटू बी। y प्रोपोर्शनल टू A इंटू बी का मतलब क्या है बच्चे, कि y A पर भी डिपेंड करता है और y B पर भी डिपेंड करता है। तो ठीक वैसे ही F प्रोपोर्शनल टू Q1 टाइम्स Q2 का मतलब क्या है, फोर्स जो है Q1 पर भी डिपेंड करता है और फोर्स Q2 पर भी डिपेंड करता है, ठीक है। और कैसे डिपेंड करता है, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का रिलेशन है। तो सबसे पहला द इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। यह इनवर्स स्क्वायर लॉ क्या बताता है, ठीक है, तो मैं इसे एग्जांपल से आपको बता रहा हूं, ओके। तो सपोज कि देयर आर टू पॉइंट चार्जेज, ठीक है ना, Q1 Q2, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या है, R है, ठीक है। फिर से दो पॉइंट चार्जेज हमने लिया Q1 Q2, ठीक है, इस बार डिस्टेंस ज्यादा मान लिया, इसे R लो, इसको मान लो 2R, ठीक है, Q1 Q2, ठीक है ना। तो आप डिस्टेंस R जो है इसको रेडियस मानकर एक स्फेयर इमेजिन करिए, ठीक है ना। एक स्फेयर इमेजिन कीजिए, एक स्फेयर इमेजिन करते हैं, पूरा स्फेयर कंप्लीट नहीं बना रहे हैं, तो इस स्फेयर का सरफेस एरिया क्या होगा, 4πr², ठीक है। अब इन दोनों चार्जेस के बीच में डिस्टेंस 2R है, ठीक है, सेम चार्जेज हैं, इस बार 2R डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। फिर से 2R को रेडियस मानकर एक स्फेयर इमेजिन कीजिए, है ना। तो इस बार सरफेस एरिया कितना होगा, स्फेयर का सरफेस एरिया होता है 4π टाइम्स रेडियस स्क्वायर, तो 4π टाइम्स रेडियस इस बार क्या है, 2R, यानी कितना हो जाएगा 4π 4R², इट मीन 16πr², ठीक है। तो हम यहां पर क्या देख पा रहे हैं, रेडियस R है तो सरफेस एरिया 4πr², रेडियस 2R है तो सरफेस एरिया हो गया
16 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो यदि बिटवीन 2 पॉइंट चार्जेज यदि डिस्टेंस इंक्रीज होगा तो क्या इंक्रीज हो जाएगा, रेडियस भी इंक्रीज हो जाएगा, और जिसके कारण जो स्फीयर हम इमेजिन करेंगे उस रेडियस का, उसका सरफेस एरिया भी इंक्रीज होगा। अच्छा, तो ये बताओ, फोर्स इन दोनों के बीच लगने वाला फोर्स F1 है सपोज करते हैं, और इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स F2 है। किन दोनों के बीच में, Q1 Q2 के बीच में लगने वाला फोर्स F1 है, और यहाँ Q1 Q2 के बीच में लगने वाला फोर्स F2 है। तो यहाँ ये दोनों चार्ज ज्यादा डिस्टेंस पे रखे हुए हैं। ठीक है, तो कौन सा फोर्स ज्यादा होगा, F2 ज्यादा होगा या F1 ज्यादा होगा, बताओ। तो F2 कम होगा F1 से, क्योंकि डिस्टेंस बढ़ गया, और देखो ना एरिया भी बढ़ गया, राइट। तो कंक्लूजन जो है मैं उसे आपको बता रहा हूं। इनवर्स स्क्वायर लॉ का जो कंक्लूजन है, ठीक है, उसके अनुसार क्या होना चाहिए, तो इसके अनुसार होना चाहिए कि सपोज कि देयर आर 2 पॉइंट चार्जेज Q1 एंड Q2, ठीक है, सेपरेटेड बाय r डिस्टेंस अपार्ट। तो r को रेडियस मानकर एक स्फीयर मान लो, ठीक है, और उस स्फीयर का सरफेस एरिया कितना होगा बच्चे, 4 पाई आर स्क्वायर होगा, राइट, 4 पाई आर स्क्वायर होगा। तो इनवर्स स्क्वायर लॉ के अनुसार क्या होना चाहिए कि फोर्स जो होगा वह इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू सरफेस एरिया ऑफ द स्फीयर होगा। ठीक है, 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है ना, या फिर मैं यहां एरिया लिख देता हूं। ठीक है, यानी F जो होगा इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 4 पाई आर स्क्वायर होगा। ठीक है, बाद में 4 पाई को भी हम इधर कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। तो जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा, देखो दो चार्जेस के बीच में जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना ही बड़ा सरफेस एरिया होगा, ठीक है ना, और उतना ही कम क्या होगा, फोर्स होगा। यानी इलेक्ट्रिक फोर्स बिटवीन 2 चार्जेज जो होता है, ठीक है, वह देखो एरिया पे डिपेंड करता है, उस इमेजिनरी एरिया पे डिपेंड करता है। ठीक है, बहुत ज्यादा इसमें नहीं उलझना है। ठीक है, बट मैं आपको 4 पाई और आर स्क्वायर का ऑरिजिन बता रहा था। 4 पाई आर स्क्वायर का ऑरिजिन तो हमें मिल गया। ठीक है, इस फॉर्मूले से हमें क्या पता चलता है, फर्स्ट तो था कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1, F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q2। यह फोर्स जो है दोनों चार्जेस पे इंडिविजुअली डिपेंड करता है, अलग अलग डिपेंड करता है। ठीक है, इंडिविजुअली डिपेंड करता है। और सेकंड नंबर में हमने क्या देखा, फोर्स जो है एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल आ रहा था। अब थर्ड पॉइंट हम लोग देखते हैं। ठीक है, आओ इसी एक्सप्रेशन को, ठीक है, कुलम्ब ने एक्सपेरिमेंट के आधार पे कैसे लिखा होगा, आओ उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, एक्सपेरिमेंट्स और ऑब्जर्वेशंस के आधार पे हम कैसे लिख सकते हैं कुलम्ब्स का फॉर्मूला। ठीक है, तो देखा जाए, सपोज कि देयर आर 2 पॉइंट चार्जेस, स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस Q1 एंड Q2 सेपरेटेड बाय डिस्टेंस r, राइट। तो सरफेस एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, और कहां रखा हुआ है, सपोज करते हैं एयर में रखा हुआ है। इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स क्या है, F है। तो फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, यहां Q1 Q2 पे डिपेंड करेगा। फिर फोर्स किस पे डिपेंड करेगा, एरिया पे डिपेंड करेगा, और एरिया के क्या लेंगे, इनवर्सली प्रोपोर्शनल लेंगे, क्योंकि जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना बड़ा एरिया बनेगा और उतना ही कम फोर्स होगा, तो एरिया के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा। लेकिन चार्ज के डायरेक्टली होगा, क्योंकि इनके बढ़ने पर फोर्स बढ़ेगा और घटने पर फोर्स क्या होगा, घटेगा। Q1 और Q2 का वैल्यू यदि बढ़ाएंगे तो फोर्स बढ़ेगा और घटाएंगे तो फोर्स घटेगा। ठीक है ना, और साथ ही किस मीडियम में रखा हुआ है, यदि यहां पर हम परमिटिविटी का वैल्यू इंक्रीज करेंगे तो दोनों के बीच का फोर्स क्या होगा, डिक्रीज होगा, यानी एप्सिलॉन के भी प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो जिनके बढ़ने से फोर्स बढ़ेगा उसको ऊपर रखते हैं, और जिनके बढ़ने से फोर्स घटेगा उसको नीचे रखते हैं। देख, परमिटिविटी के बढ़ने से फोर्स घटेगा, इसलिए इसको परमिटिविटी को नीचे रखा गया है। चलो इसको थोड़ा सा हम यहां पर एक्सपेरिमेंट के आधार पे लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम एक्सपेरिमेंट्स क्या मिला होगा, तो F इक्वल टू, ठीक है,
फोर्स का फॉर्मूला में क्या क्या आना चाहिए, दोनों चार्ज आना चाहिए और दोनों ऊपर आएंगे, क्योंकि इनके बढ़ने से फोर्स बढ़ेगा। ठीक है, उसके बाद क्या आना चाहिए, एरिया 4πr², क्योंकि इनके बढ़ने से फोर्स घटेगा, इसलिए इसको नीचे रखो। ठीक है, ओके। और उसके बाद क्या है, परमिटिविटी के बढ़ने से फोर्स क्या होता है, घटता है, इसलिए इसको नीचे रखा। ठीक है, तो बेटे यह एक्सप्लेनेशन जो है मैंने बहुत ही ज्यादा डेप्थ में स्टडी किया तो मुझे पता चला। ठीक है, अदरवाइज मैक्सिमम बुक्स में या टीचर्स इसे एक्सप्लेन नहीं करते हैं। ठीक है, लेकिन इसे एक्सप्लेन कर दिया जाए तो कॉन्सेप्ट्स काफी क्रिस्टल क्लियर हो जाता है। ओके, तो देखिए, तो यही तो कुलम्ब का फॉर्मूला है, कोई कुलम्ब्स लॉ का जरूरत नहीं है। ठीक है, देख यहीं से लॉ हम बनाएंगे, कुलम्ब्स लॉ की तो जरूरत है, सॉरी। तो फोर्स का फॉर्मूला ये हो गया, देखो दोनों चार्ज पे भी डिपेंड कर रहा है, एरिया पर भी डिपेंड कर रहा है और परमिटिविटी पर भी डिपेंड कर रहा है ना। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं बच्चे, तो 1/4πε0। अच्छा, यहां से आता है Q1 टाइम्स Q2/r²। ठीक है ना, और इसी को मिस्टर कुलम ने क्या लिखा, K Q1 टाइम्स Q2/r²। ठीक है, तो आओ यहां से हम लोग कुलम्ब्स लॉ बनाते हैं। ठीक है, तो यहां से हम तो देख पा रहे हैं, ठीक है, यह क्या बता रहा है कि F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू Q1 टाइम्स Q2, और क्या पता चल रहा है, F इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। यही तो कुलम्ब्स लॉ है। आपके बुक्स में जो कुलम्ब्स लॉ दिए गए हैं उसमें क्या कहता है, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन टू स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द टू चार्जेज। ठीक है, मैग्नीट्यूड के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा एंड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन देम। बट आप इसे रट्टा मारते हैं, ठीक है, लेकिन एक्चुअल जो फैक्ट्स है वो तो ये है। ठीक है, उसके बाद क्या होता है, जब इन दोनों को कंबाइन करते हैं अपन तो क्या होता है, Q1 टाइम्स Q2/r²। तो F प्रोपो यहां से हटेगा तो एक K आएगा, Q1 टाइम्स Q2/r²। तो F K का वैल्यू हम फिर क्या रखते हैं, 1/4πε0 Q1 टाइम्स Q2/r²। तो ये बुक्स में दिए हुए हैं बच्चे, बुक्स में ये हो गया, बुक्स में लॉ के अनुसार। बट ये लॉ कैसे बना है, एक्सपेरिमेंट्स के आधार पे बने, ऑब्जर्वेशंस के आधार पे बने, कंक्लूजन्स के आधार पे। ठीक है, तो पहले एक्सपेरिमेंट्स होता है फिर लॉ बनता है, बट बुक में हम क्या करते हैं, लॉ को पढ़ते हैं, लॉ को रटते हैं। ठीक है, तो इसलिए फिजिक्स में एक्सपेरिमेंट्स भी बहुत जरूरी है। ठीक है, बुक्स में क्या हम लोग कहते हैं कि K इक्वल टू इतना होता है, बट हम यहां पर क्या देख रहे हैं, 1/4πε0 को K मानते हैं। ठीक है, इसे नोट करें, यदि दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेज हैं, दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, तो कितना आसान है, देखो F इक्वल टू क्या लिखेंगे, फोर्स का फॉर्मूला K टाइम्स Q1 टाइम्स Q2/r², और K का वैल्यू हम कितना लिखते हैं, 1/4πε0 Q1 टाइम्स Q2/r²। अब 4π का फिजिकल सिग्निफिकेंस आपको समझ में आ रहा है, 4πr² एक्चुअली ये है, एप्सिलॉन नॉट को थोड़ा इधर लाओ। ओके, अब दो क्वेश्चन करते हैं, राइट द यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट। आंसर देखते हैं, तो अकॉर्डिंग टू कुलम्ब्स लॉ, ठीक है ना, तो F इक्वल टू क्या होता है बच्चे, 1/4πε0 Q1 टाइम्स Q2/r², है ना, या एप्सिलॉन नॉट कितना हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू F को उधर ले जाओ, तो Q1 टाइम्स Q2/4πr² टाइम्स F। ठीक है ना, तो यूनिट क्या होगा सर, यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट क्या होनी चाहिए, देखो Q1 चार्ज का यूनिट क्या होता है, कूलम, मैंने बताया पहले, और इस चार्ज का यूनिट भी कूलम।
चार्ज जो भी होगा कुलम इंटू कुलम, 4 पाई का तो कुछ नहीं होगा, आर स्क्वायर, डिस्टेंस यानी मीटर, मीटर स्क्वायर, फोर्स के लिए क्या लिखेंगे, न्यूटन, इट मीन्स ये कितना आ गया, कुलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो यूनिट ऑफ एप्सिलॉन नॉट कितनी होती है, कुलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। अगेन देखते हैं, राइट द वैल्यू ऑफ 1/4 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, तो ऐसा करते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू फाइंड करना है हमें। तो देखो 1/4 पाई का वैल्यू कितना लिख दिया, 3.14, पाई का वैल्यू तो होता है, एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू क्या था, 8.854 इंटू 10⁻⁻12, और यूनिट लिख दो कुलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर। और इसको जब सॉल्व किया जाता है तो इसका सॉल्यूशन कितना आता है, फाइनल वैल्यू 9 इंटू 10⁹9। ठीक है, और देखो ये ऊपर जाएगा, कुलम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कुलम स्क्वायर। नहीं, इसे नोट करें। ओके, तो अब न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन एंड कुलम्स लॉ दोनों को एक साथ देखते हैं। ठीक है, क्या सिमिलैरिटी है दोनों में, उसको अभी ऑब्जर्व करेंगे। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन जो बनाया गया, दो मासेज के लिए बनाया गया, नहीं, दो पॉइंट मासेज भी हम लोग ले सकते हैं, और यह बनाया गया दो स्टेशनरी पॉइंट चार्जेस के लिए, Q1 Q2, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस r है, और यहां भी r मान लो। ठीक है, यहां m1 m2 है, वहां Q1 Q2 है। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से फॉर्मूला क्या बनता है सर, g टाइम्स m1 टाइम्स m2 ओवर r स्क्वायर। ओके, और यहां पर क्या बनता है, f का फॉर्मूला k टाइम्स Q1 Q2 ओवर r स्क्वायर। यहां पर कांस्टेंट जो होता है उसको कौन सा कांस्टेंट कहते हैं, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, वियर कैपिटल जी का वैल्यू जो होगा वो क्या लिखते हैं, 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। और यहां पर वियर के को क्या लिखते हैं, देखो जी को कहते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसका वैल्यू कभी चेंज नहीं होता है ना, स्पेस में यूनिवर्स में हर जगह इसका वैल्यू क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, बट इस k का वैल्यू जो है, k का फॉर्मूला क्या है, k का फॉर्मूला है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। देखो तो अलग अलग मीडियम में क्या होगा, एप्सिलॉन का वैल्यू अलग अलग होगा, यानी k का भी वैल्यू अलग अलग होगा। तो हम ऐसा करते हैं, सपोज करते हैं इन दोनों चार्जेस को एयर में ही मान लेते हैं। ठीक है, यहां कोई लिमिटेशन ऐसा नहीं रखा गया था, बट यहां तो है, ज्यादा नहीं उलझना है बच्चे। ठीक है, बट इसे यहां पर यह क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, और यह कौन सा कांस्टेंट हो गया, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट कह सकते हैं इसको, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इन एयर, है ना, इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट इन एयर। और इसका वैल्यू कितना लेंगे, 9 इंटू 10⁹9 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। देखो सिमिलर तो है, जी का कैपिटल जी का यूनिट आ रहा था न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर, और के का यूनिट क्या आ रहा है, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम स्क्वायर। ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, यह इलेक्ट्रोस्टैटिक कांस्टेंट हो गया इन एयर। तो दोनों तो सिमिलर लग रहा है। ठीक है, दोनों को नोट करें। ओके, तो इन द नेक्स्ट वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट। ओके, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। ओके, इसे अच्छे से नोट्स इसका बना लें, नहीं तो आपकी मेहनत डबल होने वाली है। ओके, ओके, थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।